तो आज हमारे सामने राजस्थान के जंगलों पर कुछ नोट्स हैं। और जब कोई कहता है राजस्थान तो दिमाग में क्या आता है? मेरे तो मतलब सीधे सीधे रेत के टीले, ऊंट और वो तपता हुआ सूरज। एक ऐसी जगह जहां पानी की हर एक बूंद कीमती है। लेकिन ये जो नोट्स हैं ये एक बिल्कुल ही अलग कहानी कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि उस रेत के समंदर में हरियाली के द्वीप भी हैं। सिर्फ द्वीप नहीं बल्कि पूरे के पूरे जंगल। और यही बात इसे इतना दिलचस्प बनाती है। ये सिर्फ हाँ या ना का सवाल नहीं है कि जंगल है या नहीं है। ये नोट्स एक तरह से एक नक्शे की तरह हैं, जो हमें दिखाते हैं कि ये जंगल कहाँ है, कैसे हैं और कितने अलग अलग तरह के हैं। ये राजस्थान के उस भूगोल को समझने जैसा है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो आज का हमारा मकसद इन नोट्स के सहारे एक सफर पर निकलना है। हम पश्चिमी राजस्थान के जाने पहचाने चेहरे से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे उन अनजान कोनों में जाएंगे जहां प्रकृति ने कुछ हैरान करने वाली चीजें छिपा रखी हैं। हम देखेंगे कि कैसे कुछ 100 किलोमीटर के फासले पर ही जमीन और पेड़ों का मिजाज पूरी तरह बदल जाता है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो अगर ये नोट्स एक नक्शा है तो हमें कहीं से तो शुरू करना होगा। चलिए सबसे बड़े और सबसे जाने पहचाने हिस्से से शुरू करते हैं। इन नोट्स में सबसे पहला आंकड़ा क्या है जो हमारी रेगिस्तान वाली सोच को सही साबित करता है? ये नोट्स हमारी सोच को न सिर्फ सही साबित करते हैं बल्कि उस पर एक बहुत बड़ा आंकड़ा भी लगा देते हैं। इनके मुताबिक राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का लगभग 65% हिस्सा वो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों से ढका है। ये वही जंगल है जिनकी हम कल्पना करते हैं, सूखे, कंटीले और जिंदगी के लिए संघर्ष करते हुए। लगा देता है कि राज्य का ज्यादातर हिस्सा सच में शुष्क है। तो हमारा ये सफर शुरू होता है पश्चिमी राजस्थान से, है ना? वो जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर वाले इलाके। बिल्कुल, ये नोट्स जोधपुर, बीकानेर, जालोर, सीकर, झुंझुनू जैसे जिलों का नाम लेते हैं। ये वो इलाके हैं जो या तो थार मरुस्थल का हिस्सा है या फिर उसके किनारे पर बसे हैं। यहाँ के पेड़ पौधे प्रकृति के सबसे बड़े सर्वाइवर हैं, जैसे बबूल, खेर, बेर और खेजड़ी। इन सब के नाम से ही एक सूखी और गर्म तस्वीर जहन में बनती है। खेजड़ी, ये तो राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है ना? हाँ ना, मैंने पढ़ा है कि इसकी जड़ें पानी की तलाश में जमीन में बहुत बहुत गहराई तक चली जाती हैं और इसकी पत्तियां भी इतनी छोटी होती हैं ताकि पानी का वाष्पीकरण कम से कम हो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये प्रकृति की एक बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना है। ये पेड़ सिर्फ जिंदा नहीं रहते बल्कि वहां के जीवन का आधार है। खेजड़े की फलियों से सब्जी बनती है, इसकी पत्तियां पशुओं के चारे का काम करती हैं और इसकी लकड़ी ईंधन के काम आती है। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं, एक पूरा इकोसिस्टम है अपने आप में। तो ये 65% हमारी आधार रेखा है, वो राजस्थान जिसे हम सब जानते हैं। ठीक है, तो 2/3 राजस्थान तो वैसा ही है जैसा हम सोचते थे, कड़ा और रिजिलियंट। लेकिन अब कहानी दिलचस्प होती है। बाकी का 1/3 हिस्सा, वो 35%, क्या वो भी इसी कहानी को दोहराता है या वहां कोई और ही दुनिया है? वहीं से तो हमारा सफर एक नया मोड़ लेता है। जैसे ही हम नक्शे पर पश्चिम से थोड़ा पूर्व और दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, अरावली की पहाड़ियां नजदीक आने लगती हैं और परिदृश्य बदलना शुरू हो जाता है। अगला सबसे बड़ा हिस्सा है शुष्क पतझड़ वनों का, जो कुल वनों का 27% है। 27%, ये भी एक काफी बड़ा हिस्सा है। तो इन जंगलों में और उन 65% वाले कांटेदार जंगलों में मुख्य अंतर क्या है? क्या सिर्फ पेड़ों के नाम बदल जाते हैं या पूरा माहौल ही बदल जाता है? नहीं, पूरा माहौल बदल जाता है। आप समझिए कि आप एक ऐसे कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में आ गए हैं जहां हवा में थोड़ी नमी है। ये वन उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर जैसे क्षेत्रों में मिलते हैं। यहाँ बारिश थोड़ी ज्यादा होती है और जमीन में नमी ज्यादा देर तक टिकती है। और इसका असर पेड़ों पर कैसे दिखता है? पेड़ों की सूची ही पूरी कहानी कह देती है। यहाँ आपको छोकड़ा, आम, खैर, बांस, जामुन और नीम जैसे पेड़ मिलते हैं। और एक खास पेड़ है ढाक, जिसे पलाश या जंगल की ज्वाला भी कहते हैं। जंगल की ज्वाला, ये नाम ही इतना नाटकीय है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्या इसका मतलब ये है कि ये पेड़ अकेले खिलते हैं या पूरे के पूरे जंगल एक साथ आग की तरह दिखते हैं? ये नजारा कैसा होता होगा? आप कल्पना कीजिए, फरवरी मार्च का महीना, जब बाकी पतझड़ वाले पेड़ों की पत्तियां झड़ चुकी होती हैं, तब ढाक के पेड़ों पर बड़े बड़े सिंदूरी नारंगी रंग के फूल खिलते हैं
और जब ये हजारों की संख्या में एक साथ खिलते हैं तो दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे पूरे जंगल में आग लग गई हो। वाह! ये राजस्थान की उस रेतीली बेरंग छवि के ठीक उलट एक बेहद रंगीन और जीवंत तस्वीर है। आम और जामुन जैसे रसीले फलों वाले पेड़ों का मिलना ही इस बात का सबूत है कि हम अब उस शुष्क राजस्थान से बहुत दूर आ चुके हैं। वाह! ये तो सच में एक पूरी तरह से अलग दुनिया है। तो 65% कांटेदार और 27% पतझड़, ये मिलकर हो गया 92%। अब हम राजस्थान के उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। बाकी के 8% में क्या रहस्य छिपा है? अब हम उस खजाने की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका जिक्र इन नोट्स में है। अगला नंबर है शुष्क सागवान वनों का, जो कुल वनों का सिर्फ 7% हैं, लेकिन ये अपने आकार से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1 मिनट, सागवान राजस्थान में? ये तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के घने नमी वाले जंगलों की पहचान है। सागवान की लकड़ी अपनी बेहतरीन क्वालिटी के लिए जानी जाती है, फर्नीचर और जहाज बनाने में इस्तेमाल होती है। राजस्थान में इसका होना तो जलवायु के किसी नियम को तोड़ने जैसा है। ऐसा कैसे संभव है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। यही तो राजस्थान के भूगोल का जादू है। ये मुख्य रूप से दक्षिणी राजस्थान में होता है, खासकर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर के कुछ हिस्सों में। ये वो इलाका है जहां से माही नदी गुजरती है और यहाँ की जलवायु गुजरात और मध्य प्रदेश से ज्यादा प्रभावित है। यहाँ बारिश का औसत राज्य के बाकी हिस्सों से काफी ज्यादा है, जो सागवान जैसे कीमती पेड़ को पनपने का मौका देता है। नोट्स में साफ लिखा है कि बांसवाड़ा को सागवान का बाग भी कहा जा सकता है, क्योंकि वहां ये सबसे ज्यादा है। मतलब राजस्थान के जंगलों का जो सबसे कीमती और व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो सिर्फ एक छोटे से दक्षिणी कोने में सिमटा हुआ है। ये तो ऐसा है जैसे किसी खजाने को एक ही तिजोरी में रखा गया हो। और सागवान के अलावा यहाँ और क्या मिलता है? यहाँ बरगद, गूलर, तेंदू और महुआ जैसे पेड़ भी मिलते हैं। महुआ का पेड़ तो आदिवासी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। इसके फूलों से स्थानीय पेय बनाया जाता है और इसके बीजों से तेल निकलता है। और तेंदू के पत्तों का इस्तेमाल बीड़ी बनाने के लिए होता है, जो लाखों लोगों की आजीविका का स्रोत है। तो इन 7% वनों का सिर्फ पारिस्थितिकी ही नहीं, बल्कि एक बड़ा आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। ये तो अविश्वसनीय है। अब हम 99% हिस्से को कवर कर चुके हैं, 65, 27 और 7। लेकिन अभी भी कुछ बाकी है। नोट्स में एक और प्रकार का जिक्र है जो शायद सबसे दुर्लभ है। हाँ, और अब हम उस सफर के अंतिम पड़ाव पर हैं, जो सबसे हैरान करने वाला है। ये है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, और ये कुल वन क्षेत्र का महज 0.4%, सिर्फ 0.4%। ये तो कुछ भी नहीं हुआ। मतलब सांख्यिकीय भूल भी मानी जा सकती है। एक रेगिस्तानी राज्य में सदाबहार वन, ये तो किसी छुपे हुए खजाने की तरह है। क्या ये एक स्थिर जंगल है या ये विलुप्त होने की कगार पर है? इन नोट्स में इसके भविष्य के बारे में कुछ लिखा है? नोट्स इसके भविष्य पर तो टिप्पणी नहीं करते, लेकिन इसके स्थान के बारे में जरूर बताते हैं, और वही इसकी खासियत की वजह है। ये वन सिर्फ एक ही जगह पाए जाते हैं। कहाँ? माउंट आबू के चारों ओर। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन, तो इसका मतलब है कि वहाँ की ऊंचाई और जलवायु का इसमें कोई खास रोल है? बिल्कुल। माउंट आबू की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 1220 मीटर है। इस ऊंचाई की वजह से यहाँ का तापमान बाकी राजस्थान से कम रहता है और बारिश भी राज्य में सबसे ज्यादा होती है। ये एक माइक्रोक्लाइमेट बनाता है, मतलब एक छोटे से इलाके का मौसम जो अपने आसपास के बड़े इलाके से बिल्कुल अलग हो। आप सोचिए, आप तपते रेगिस्तान से गाड़ी चलाकर आते हैं और कुछ ही घंटों में आप एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां हवा में नमी है, चारों तरफ घनी हरियाली है और आपको शायद जैकेट की जरूरत पड़ सकती है। ये राजस्थान के अंदर एक दूसरा ही देश है। और यहाँ के पेड़ भी उन बाकी 99.6% से अलग होंगे? पूरी तरह से। ये जंगल साल भर हरे भरे रहते हैं, इसीलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं। यहाँ आम, जामुन, सिरिस, बेल और एक खास किस्म का बांस मिलता है। इन नोट्स में एक दिलचस्प बात यह भी लिखी है कि यहाँ की लकड़ी का उपयोग पैकिंग के बक्से और फर्नीचर उद्योग में होता है। लेकिन इन वनों का व्यावसायिक महत्व से ज्यादा पारिस्थितिक महत्व है। ये एक बहुत ही नाजुक और अनूठा इकोसिस्टम है। इसी हिस्से में सानार वनों का भी एक छोटा सा जिक्र है। ये क्या है? हाँ, ये एक अच्छी पकड़ है। ऐसा लगता है कि ये एक उप प्रकार है जो अलवर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और उदयपुर की पहाड़ियों में कुछ ऊंचाई पर पाया जाता है।
ये दिखाता है कि इन मुख्य वर्गीकरणों के अंदर भी और कितनी विविधता है। ये राजस्थान की वनस्पति की परतों को और खोलता है। तो अब अगर हम अपने इस सफर को एक साथ देखें तो क्या तस्वीर बनती है? हमने 65% के विशाल शुष्क विस्तार से शुरू किया और अब हम 0.4% के एक छोटे हरे भरे नकलिस्तान पर आकर रुके हैं। तस्वीर ये बनती है कि राजस्थान एक रूप नहीं है, ये विविधताओं का एक अद्भुत मिश्रण है। एक तरफ 65% कांटेदार जंगल है जो जीवन के कठोर संघर्ष को दर्शाता है।